बता चुकी हूँ हेलो एल्केन्स के बारे में। तो आज जो निर्माण की विधियाँ चल रही हैं तो हाइड्रोकार्बनों से, पहली विधि है हाइड्रोकार्बनों से। तो ये जो CH4 है एक हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो मैथेन पहला सदस्य है। मार्श गैस, मैथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं और यह दलदल वाली जगह पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैथेन में जब क्लोरीन का योग होता है तो ये कैसे होता है कि जब मैथेन गैस को 520 से 670 केल्विन पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बहुत जरूरी है, तो यौगिक बनते हैं आपके पास। पहला यौगिक बनता है CH3Cl, दूसरा बनता है CH2Cl2, तीसरा बनता है CHCl3 और चौथा बनता है CCl4। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। क्लोरीनेशन मैंने बता दिया है कि जब मैथेन का क्लोरीनीकरण होता है, क्लोरीनेशन होता है, तो 4 ये हमको यौगिक प्राप्त होते हैं। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। इसमें से इसे मैथिल क्लोराइड भी कहते हैं। और ये जो है दूसरा डाइक्लोरोमेथेन, डाइमेथिल क्लोराइड। CHCl3 को ट्राइक्लोरोमेथेन, या ये क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र है। क्लोरोफार्म एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी प्रयोगशाला का एक अभिकर्मक है, तो इसको टेट्राक्लोरोमेथेन कहा जाता है। तो ये 4 यौगिकों का निर्माण होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये तो क्लोरीनेशन हुआ। अब यहाँ पर आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराई तो आयोडीनीकरण हुआ। तो यहाँ पर क्या बनता है CH3I प्लस HI। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणी है। उत्क्रमणी अभिक्रिया में आप देखो एक एरो सीधा लगाया जाता है, एक एरो विपरीत दिशा में लगाया जाता है। उत्क्रमणी रिवर्सिबल। ये अभिक्रिया सीधी भी होती है, अग्र दिशा में जाएगी और पश्चिम दिशा में भी लौटती है। तो यहाँ जो ये HI बन रहा है ये प्रबल अपचायक है। तो इस अपचायक की वजह से होता क्या है कि ये फिर से HI और CH3I मिलकर के फिर अभिकारक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही फ्लोरीनेशन होता है, जब फ्लोरीनीकरण, तो उस समय विस्फोटक पदार्थों का निर्माण होता है और जो यौगिक प्राप्त होता है, यौगिक में विदलन की क्रिया हमें दिखाई देती है। जो यौगिक होता है, यौगिक के बीच में विदलन अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो ये हाइड्रोकार्बन में आपको पहली विधि बताई एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा, पहला हाइड्रोकार्बन से, उसके अंतर्गत आपको बताया गया एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा। अब दूसरी विधि आती है एल्केनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया से। तो यहाँ बच्चों आप देखते हैं जब एकल बंध पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में जब एकल बंध पाया जाता है, C और C के बीच में जब एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो आप देखते हैं कि ऐसे यौगिकों को संगत एल्केन के नाम में एन लगा करके पुकारा जाता है, एन एन करके। अब जब इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है तो संगत एल्केन के साथ इन लगाया जाता है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है, ट्राई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो संगत एल्केन के नाम में आइन करके लगाया जाता है। तो एल्कीनों के आज हम ये वाले जो एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, ऐसे यौगिक को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये एक एल्कीन है, ये एथीन है, डबल बॉन्ड है, देखिए एथीन है। और कार्बन 2 है, 1 2, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 और 2, और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसके साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है तो CH3CH2Br, तो होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर तो देखिए H2 H2 बराबर है, दोनों कार्बन
परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा और जो इसका धनात्मक और ऋणात्मक भाग है ये किस प्रकार से जुड़ेगा, ये यहाँ पर सममित एल्केनों में इस प्रकार से यौगिक बन जाते हैं CH3 CH2 Br। तो जो धनात्मक भाग है वो कहाँ पर जुड़ता है, जहाँ पर कि हाइड्रोजन, जहाँ पर कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर दोनों में बराबर है, तो यहाँ ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 Hi, तो CH3 CH2 I इस प्रकार का यौगिक बनेगा। तो सममित में हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, तो हाइड्रोजन ये धनात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग है, तो यहाँ ये मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगा। मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि असमान एल्कीन जब असमान अणु से संयोग करता है तो असमान अणु में जो उसका धनात्मक भाग है और जो उसका ऋणात्मक भाग है, धनात्मक भाग वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर बराबर बराबर थी, तो मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ जो है वो मार्कोनिकॉफ के नियम का यहाँ पर हम नहीं उसको सिद्ध कर पाए। अब यहाँ आप देखिए ये है असमान एल्कीन, ये है असमान एल्कीन। तो असमान एल्कीन में हाइपोक्लोरस अम्ल का योग हो रहा है HOCl का। ये असमान एल्कीन है, ये समान सम्मित थी, सम्मित एल्कीन थी, ये असम्मित एल्कीन है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि HOCl का योग हो रहा है। तो आप देखिए HOCl, यहाँ पर जो Cl है हाइपोक्लोरस अम्ल में Cl आंशिक धनावेशित है और OH है आंशिक ऋणावेशित। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या जो कार्बन है, कार्बन देखेंगे कि जहाँ ये नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3, तो अब होगा क्या कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ में OH ऋणात्मक भाग जुड़ेगा और जहाँ जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ये देखिए ये ज़्यादा लगे हुए हैं तो यहाँ पर धनात्मक इसका भाग जुड़ेगा। तो जो ये Cl है इसके साथ जुड़ जाएगा और इस CH के साथ इसका ऋणावेशित भाग जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार असमान एल्कीन जब असमान अणु से योग करती है तो वहाँ पर जो धनात्मक भाग होता है उस कार्बन परमाणु पर जाकर के जुड़ता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा है और क्लोरीन यहाँ पर आंशिक धनावेशित है, तो ये CH2Cl इसके साथ आ जाएगा और इस CH के साथ इसका ऋणात्मक भाग आएगा और जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि नया यौगिक बनने में ऊर्जा का ह्रास होगा इसलिए बंध टूटेगा। अब ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का योग देखिए, ये है असम्मित एल्कीन है आपके पास, तो यहाँ पर ये है क्या, प्रोपीन है, 1 2 3 प्रोपीन, 3 कार्बन परमाणु है। तो प्रोपीन, ये प्रोपीन का सूत्र है कि संगत एल्केन के नाम में आप 3 कार्बन है C3 और डबल बॉन्ड है संगत एल्केन धन इन प्रोपीन है ये, इसमें H2SO4 आप जोड़ रहे हैं, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का योग हो रहा है। वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल इस तरीके से टूटता है H2SO4 दो हाइड्रोजन के आयन और एक सल्फेट आयन। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि ये जो H2SO4 है वो HSO4 और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा। वो कैसे टूटेगा, H2SO4 यहाँ कैसे टूटेगा, ये टूटेगा HSO4 और ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये टूटेगा। अब देखिए आप यहाँ कि ये जो किस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, आप नंबरिंग करिए यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर ज़्यादा है तो इस वाले भाग में आपका ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो गया और जो ऋणात्मक भाग है HSO4 नेगेटिव वो यहाँ पर जुड़ेगा, CH HSO4 वो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो इससे हमें मार्कोनिकॉफ के नियम की पूरी पुष्टि होती है कि असमान एल्केन
जब असमान अणु के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है तो योग करने वाला जो यौगिक होता है उसका धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर के जुड़ता है जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक संख्या में जुड़े हुए होते हैं। तो आज मैंने आपको मार्कोनिकॉव का नियम असममित एल्कीन के लिए बताया और ये हेलो एल्केन्स के निर्माण की विधि में यहाँ पर आपके कोर्स में दिया है एल्किनों के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया से। तो ये दोनों विधियाँ मैंने आपको बता दी हैं और आप इसको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।